नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मंगेश यादव का एनकाउंटर आपको ध्यान होगा और इससे जुड़े विवाद भी आपको ध्यान होंगे। आपको वो एसटीएफ के डिप्टी एसपी साहब जो कि चप्पल में खड़े थे एनकाउंटर साइट पर, आपको वो भी याद होंगे। उस पर जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हुए, तमाम बड़े नेताओं ने अपनी आवाजें बुलंद की, आपको वो भी याद होगी। मंगेश यादव के घर वालों के आरोप भी आपको याद होंगे। और आज हम आपके सामने ला रहे हैं पहली बार मंगेश यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है। आप जब इसको पढ़ेंगे, और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो है जो सामने नहीं आई थी। घर वाले परेशान थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो हमको दो, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनको नहीं मिल रही थी। उन्होंने कई जगहों पर फरियाद की, बाकायदा गुहार की, प्रशासन से लेकर के मुख्यमंत्री के पोर्टल तक। और इस मामले में चूंकि एक वाद भी घर वालों की ओर से दायर किया गया है, तो न्यायालय तक कोई उन्होंने चौखट छोड़ी नहीं जहां से वो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मांग रहे थे कि हमको दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्यों इसको सामने नहीं किया जा रहा है, इसमें ऐसा क्या है। तो आज वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट टॉप सीक्रेट के पास है, हमारे हाथ में है। और इसमें जो लिखा हुआ है उसको जब आप जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं इसमें। सवालों का जखीरा है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। थोड़ा सा आपको रिकैप में ले जाऊं, यानी पुरानी बातें याद दिला दूं, ताकि इस पूरे घटनाक्रम को आप समझ सकें और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अहमियत को समझ सकें। ये वाकया है 28 अगस्त 2024 का। सुल्तानपुर में करीब 12 बजे एक डकैती पड़ती है एक ज्वेलर्स की दुकान पर, और उसके बाद हड़कंप मच जाता है। सरेआम 12 बजे डकैती पड़ती है और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए जाते हैं। पुलिस एक्टिव होती है, एसटीएफ जिम्मा संभालती है, और फिर 3 सितंबर को खबर आती है कि 3 हाफ एनकाउंटर कर दिए गए हैं, यानी कि 3 आरोपियों के पैर में गोली मार दी गई है। कहानी आगे बढ़ती है। इस घटनाक्रम का जो सरगना होता है, मुख्य सरगना विपिन सिंह, वो अपनी जमानत उड़ा करके रायबरेली की अदालत में सरेंडर कर देता है। और फिर आता है 5 सितंबर, जब मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया जाता है। मंगेश यादव जौनपुर का रहने वाला था, और हैरानी की बात है कि एनकाउंटर उसी सुल्तानपुर में किया जाता है जिस सुल्तानपुर में यह डकैती की घटना हुई थी। यानी कि सुल्तानपुर के जो मुख्य बाजार, जहां पर ये ज्वेलर्स की दुकान थी, वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है। सवाल उठता है कि मंगेश यादव अगर इतना ही बड़ा वांछित और आरोपी था, तो वो क्या कर रहा था उसी सुल्तानपुर में, घटना स्थल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर? वो किस बात के लिए वहां रुका हुआ था, ये तो समझ के परे। उसे तो भाग जाना चाहिए था। एसटीएफ पीछे लगी हुई है। 1 सितंबर को 3 लोगों का हाफ एनकाउंटर हो चुका है। वो जो मुख्य सरगना है वो उसे पुलिस पकड़ नहीं पाई, और वो जमानत उड़ा करके विपिन सिंह वो जेल के अंदर चला जाता है। और उस मामले का एक आरोपी मंगेश यादव 5 सितंबर को उसी सुल्तानपुर में, उसी जगह से कुछ किलोमीटर की दूरी पर उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। ये किसी को हजम नहीं हो रही थी ये बात। और उसके बाद जब तस्वीरें सामने आई, डीके शाही एसटीएफ के डिप्टी एसपी, जो कि चप्पल पहन करके खड़े हैं एनकाउंटर वाली जगह पर, तो और सवाल मचा। फिर एक और कहानी बढ़ी। डीके शाही बाकायदा अपना स्वागत करवाते हैं। मैं स्वागत करवाते हैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह का वो कार्यक्रम था, एक प्राइवेट इवेंट थी, वहां उनका पहले स्वागत होता है, और उसके बाद जब वो निकलते हैं बाहर तो वो मीडिया को इंटरव्यू भी देते हैं और इस एनकाउंटर के बारे में बयानबाजी करते हैं, पॉलिटिकल बयानबाजी भी कर देते हैं। जबकि ये एनकाउंटर विवादों में घिर चुका था। वो डीके शाही की तस्वीरें भी सामने आई, और उसके बाद से तो हंगामा मच गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया, मंगेश यादव के घर तमाम नेता पहुंचे, कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, और ये मुद्दा देश भर की सुर्खियां बन गया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पता नहीं चला इस सब के बाद भी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा हुआ है। तो आज हम वो आपके सामने रख रहे हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके सामने रखने से पहले मेरे पास पंचनामा है। जरा पंचनामे पर भी एक निगाह डालिए। इसमें चोटों का जिक्र है कि जो चोटें मंगेश यादव को लगी, इस पंचनामे के मतलब पहले उन चोटों को देख लीजिए, इससे आपको काफी कुछ समझ में आएगा। फिर हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर जाएंगे और वो
हैरान करने वाला सच बताएंगे, जो कि आप सुनेंगे तो आप समझेंगे कि इस मामले में क्या है, इसकी कहानी क्या है और क्यों ये मामला गंभीर जांच की मांग करता है। आप देखिए, चोटों का जिक्र जो है मैं पंचनामा में आपको पढ़ के सुना रहा हूं। उसमें लिखा है कि मृतक के भौं पर बाईं तरफ सटा हुआ चोट घाव, सर में दाहिनी तरफ, पीछे की ओर चोट, बाएं हाथ की कोहनी के ऊपर की तरफ, ये सारी चोटें हैं। नीचे की तरफ चोट, बाएं पैर के घुटने पर रगड़ का निशान, बाईं फुसली पर चोट घाव, बाएं घुटने के नीचे रगड़ का निशान, नाक कान में रक्त जमा, शरीर में और चेहरे पर रक्त लगा हुआ। ये पंचनामे में ये चोटें आई हैं, ये उन चोटों का जिक्र है। और अब हम आपको दिखाते हैं वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जिसका मैं शुरू से जिक्र कर रहा हूं कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखिए, इस रिपोर्ट में दो चीजें लिखी हुई, एक है एंट्री वुंड, एक है एग्जिट वुंड। ये थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। एंट्री वुंड यानी कि गोली जहां से एंटर करती है, एग्जिट वुंड यानी कि गोली जहां को पार कर जाती है, यानी कि गोली आर पार हो गई। और गोली कहां से आर पार हुई है, जब आप ये सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। और फिर ये सवाल खड़ा होगा कि क्या ये गोली कोई मोटरसाइकिल से भाग रहा हो उस वक्त मारी गई हो, या ये गोली सटा के मारी गई। ये सवाल है, और ये सवाल इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उठ रहा है। तो मैंने पहले आपको दिखा देता हूं एंट्री वुंड के बारे में, जहां एंट्री वुंड की बात कर रहे हैं। ये इसमें लिखा हुआ है एंट्री वुंड में। और सबसे अहम बात है, इसमें एक शब्द है लेसरेटेड, यानी कि वुंड जो है वो चिथड़ा हो गया है, जो घाव है वो चिथड़ा घाव है। और ये कह रहा है कि लेफ्ट फोरहेड, मतलब फोरहेड माथे पर, तो ये जो है माथे पर, बाएं माथे पर, लेफ्ट फोरहेड की तरफ है। और आउटर टू द लेफ्ट आईब्रो, यानी कि जो भौं है लेफ्ट आईब्रो के ऊपर और लेफ्ट हैंड साइड फोरहेड पर, यहां से गोली जाती है। और ये एक शब्द यहां पर आता है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये ग्लाबला आता है। ग्लाबला जो है ये बिटवीन द आईब्रो, यानी कि ये जो आपकी भौं है, ये दोनों भौं के बीच का हिस्सा, उसे ग्लाबला कहते हैं। और यहां से, इस भौं के हिस्से से 7 सेंटीमीटर की दूरी है इस ये जो घाव है। आसान भाषा में समझिए कि बाएं माथे पर ये गोली लगी है, माथे पर गोली लगती है एक ऐसे आरोपी के जो मोटरसाइकिल से भाग रहा है। अब ये एंट्री वुंड, यानी इधर से गोली इंटर करती है। जब गोली इंटर करती है तो दो ही संभावनाएं, या तो गोली फंस जाए या गोली बाहर आ जाए। यहां पर गोली बाहर भी आ जाती है, खोपड़ी की हड्डी को पार करके, क्योंकि खोपड़ी की हड्डी के बारे में आपको जानकारी है कि खोपड़ी की हड्डी की सिचुएशन क्या है, कितनी मजबूत हड्डी होती है, उसको पार करके गोली बाहर चली जाती है। अब आपको एक और एंट्री वुंड का जिक्र है, वो भी आपको मैं पढ़ा देता हूं। ये जो एंट्री वुंड है, ये कहता है, ये भी यहां भी वुंड लेसरेटेड है, यानी कि वो चिथड़ा हो चुका है। अब यहां पर बताता है कि 5 सेंटीमीटर अबव द लेफ्ट एल्बो, ये एल्बो यानी कि बाईं जो कोहनी है, बाईं कोहनी, ये वहां पर गोली है। बाईं कोहनी का जो जॉइंट है वहां पर है। और ये उसका जिक्र है कि 5 सेंटीमीटर अबव द लेफ्ट एल्बो जॉइंट, यानी बाईं कोहनी का जो जॉइंट है उसके 5 सेंटीमीटर अबव दूसरी एक यहां से एंट्री दिखाई गई है इस रिपोर्ट में। अब एग्जिट वुंड, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि गोली आर पार हुई है, यही सवाल खड़ा हो रहा है कि ये कैसी गोली मारी है मोटरसाइकिल पर भागते एक शख्स को, जो एसटीएफ से मुकाबला करते एक शख्स को, कि गोली एक तो सर से आर पार हो गई है, और ये लेफ्ट जो बाईं और कोहनी है, यहां भी गोली आर पार हुई है। अब देखिए एग्जिट वुंड की बात जो आपसे कर रहा था, ये बताते हैं कि यहां पर एक शब्द है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ये है राइट मेस्टॉइड प्रोसेस। और राइट मेस्टॉइड प्रोसेस लिखा है, और साथ में लिखा है कि राइट ऑक्सीपिटल बोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि एंट्री, मैंने जो आपसे कहा कि गोली खोपड़ी से आर पार हुई है, तो कहां से आर पार हुई है, ये इसमें लिखा हुआ है कि राइट मेस्टॉइड प्रोसेस, यानी कि ये जो ईयर लोब होता है, मतलब कान जहां पर होता है, उसके पीछे से, कान के पीछे से, ये दाहिने कान के पीछे से गोली गई है। अब गई कहां है, आप ये सोचिए, ये है राइट ऑक्सीपिटल बोन, यानी कि ये जो आपका जो क्रेनियम होता है, जो स्कल होती है, खोपड़ी होती है, खोपड़ी के पीछे की हड्डी की ओर से निकली है। तो कान के नीचे से होते हुए और खोपड़ी के पीछे की हड्डी से गोली आर पार हो गई है, ये इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। अब यहीं पर ये सवाल खड़े होते हैं
और ये सवाल हमने पूछे इनके जो इस मामले में पैरवी कर रहे हैं मंगेश यादव के वकील, उनसे भी हमने ये सवाल किया, क्योंकि मंगेश यादव के वकील जो हैं वो इस मामले को कोर्ट में पेश कर रहे हैं। अब उनकी राय समझिए। जब उनसे हमने ये पूछा ये गोली आर पार होने का मतलब क्या है, तो अब देखिए वो क्या कहते हैं। वो किस तरह से बता रहे हैं कि गोली खोपड़ी में फंसी नहीं, सर में सीधे आर पार होगी। सुनिए, मंगेश यादव के वकील है समर बहादुर यादव, उनकी बात सुनिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने जो पोस्टमार्टम की बात, रिपोर्ट की बात कही है, उसमें क्या चोटों का भी शरीर में ज़िक्र है क्या? जी हाँ, चोटों को देखेंगे सर, जो जिनकी चोटें हैं उसकी हाँ, गोली यहाँ सर में लगती है, आर पार निकल जाती है। 9 हाँ, mm की पिस्टल की मारक क्षमता 20 गज होती है। 9 mm पिस्टल की मारक क्षमता 20 गज होती है। अगर वो भाग रहा था, हाँ, आप इनकाउंटर करते हैं तो गोली उसके सर में फंसनी चाहिए। एक भी गोली उसके सर में या शरीर में बुलेट फंसी नहीं, हाँ, सारी आर पार निकल गई। हाँ, और सर की इतनी हार्ड आपका जो हड्डियां होती हैं, हाँ, उसको इस पार से उस पार हो जाए। इसका मतलब ये है प्रिजम्पशन की गोली सटा के मारी गई, हाँ। पास से मारी गई। तो आपने ये देखा किस तरह से गोली लगती है और आर पार हो जाती है। लेकिन सवाल इतना ही नहीं है, सिर्फ गोली का ही नहीं है, सवाल चोटों का भी, जिस तरह से चोटें लगी हुई हैं। मैंने ये सवाल भी पूछा चोटों को लेकर के भी मंगेश यादव के वकील समर बहादुर यादव से कि ये जो चोटें आई हैं और वन साइडेड चोटें आई हैं, ये समझ में नहीं आ रही हैं। कोई आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा है, गिरेगा, सारी चोटें एक तरफ आएंगी। अब आप चोटों, मैंने पढ़ा है पंचनामे में चोटें किस तरह से आई हुई हैं। अब इन चोटों को जब आप देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे इसको, तो बहुत सारे सवाल खड़े होंगे इन चोटों के ऊपर भी। आप सुनिए समर बहादुर यादव, मंगेश यादव के वकील, इस पर क्या कहते हैं। समर बहादुर जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पे चोटों का ज़िक्र है, ये क्या है? टॉर्चर है, क्या है? शरीर पे जो चोटों का ज़िक्र है कई हाँ, तरह ये की। देखिए सर, पुलिस अगर वो जैसे भाग रहा था तो उसके शरीर में जो भी लैसरेटेड जो चोटें वाउंड आई हैं सब वन साइडेड है, सारी चोटें एक तरफ है। ऐसा तो है नहीं हाँ, कि वो उससे गुत्था-गुत्थी किए आप। हाँ, आपके बताने के अनुसार उन्होंने गोली मारी। हाँ, वो भाग रहा था मोटरसाइकिल से, उसको गोली लगती है, उसके हाथ में पिस्टल है। हाँ, कट्टा दिखाते हैं, हाँ, कटे कट्टा जिसके उसके हाथ में अगर कट्टा था, उसके हाँ। कट्टे से फायर भी नहीं हुआ है। तो ये जो इनकाउंटर है, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि सवालों में खड़ा कर रही हैं इस पूरे मामले को। जिस मोटरसाइकिल से मंगेश यादव को बताया गया था, दावा किया गया था कि उस मोटरसाइकिल से भाग रहा था, वो मोटरसाइकिल, बड़ी बात ये है, घटना होती है सुल्तानपुर में 28 अगस्त को। जानकारी ये मिलती है कि मोटरसाइकिल 8 दिन पहले यानी कि 20 तारीख को चोरी हो जाती है, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है इस एनकाउंटर के होने के बाद जाकर के। उसके मोटरसाइकिल के मालिक को लगता है कि अब इसकी रिपोर्ट दर्ज करा देनी चाहिए, वो रिपोर्ट दर्ज करा देता है। और वही मोटरसाइकिल इस एनकाउंटर के वक्त मंगेश यादव को बताया जाता है कि मंगेश यादव उससे भाग रहा था। और बड़ी बात यह है कि वहां पर जब रिकवरी दिखाई जाती है तो हथियार भी दिखा दिए जाते हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि मंगेश यादव इसके पहले जिस तरह की चोरी और लूट की वारदातों में उसका नाम आया, कहीं भी एक कट्टे से फायरिंग की बात भी सामने नहीं आई। और वही मंगेश यादव के पास अचानक से ये कहां से हथियार मिल जाते हैं। अब यहां पर कुल कितनी गोलियां लगी, आपके जहन में ये भी होगा कि कितनी गोलियां मंगेश यादव को लगी, कितनी गोलियां मारी गई। एक बार फिर से सुनिए मंगेश यादव के वकील समर बहादुर यादव को, जो बता रहे हैं कि 4 गोलियां मारी गई। कहां कहां गोलियां मारी गई वो कहानी भी सुनिए। कुल कितनी गोलियां लगी हैं समर जी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक? उसके शरीर में से हाँ, ये 2, 3, 4 गोलियां लगी हैं उसकी। कहाँ लगी हैं 4 गोलियां? एक गोली इसके सिर में लगी है, लेफ्ट साइड में, हम्म, जो आर पार निकल गई है। हम्म, 2 गोलियां उसके लेफ्ट बाजू में है, हम्म, कोहनी के ऊपर और कोहनी के नीचे वाले भाग में, हम्म। एक सीने पे है। तो अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या जिस तरह से शरीर में चोटें दिखाई जा रही हैं, दिख रही हैं, ये जो मेरे पास ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, शरीर में चोटें हैं, जिस तरह से गोली आर पार हुई है, जिस तरह से ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सवाल खड़े कर रही है कि क्या बहुत ही क्लोज रेंज से गोली मारी गई है। यही सारे सवाल हमने जब पूछे मंगेश यादव के वकील से, तो उन्होंने एक और बड़ा अंदेशा जाहिर किया, और वो अंदेशा है टॉर्चर करके मारने का। ये अंदेशा है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये कोई ऐसी चीज है जिसको कि किसी ने देखा है।
लेकिन ये अंदेशा जाहिर होता है, और अंदेशा इसलिए जाहिर होता है कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पंचनामा है और जो एनकाउंटर की स्थितियां, वो कई तरह के सवाल खड़े करती हैं। तो अब समर बहादुर यादव को आप सुनिए, ये टॉर्चर जो उनको इससे प्रथम दृष्टया समझ में आया, वो तो यहां तक कहते हैं कि ये चोटें कई तरह की हैं और ये टॉर्चर करने का पूरा मामला प्रथम दृष्टया दिखता है। सुनिए समर बहादुर यादव को। इसमें जो चोटों का जिक्र है, जो लिखा हुआ है चोटें, जरा पढ़िए। चोटें कई तरह की चोटें दिख रही हैं शरीर में, ये बड़ा सवाल खड़ा करता यही है। तो है सर ने उसको मार्ग ने उसको पकड़ के टार्चर करने के बाद उसका इनकाउंटर किया गया। एक बार चोटें पढ़ेंगे आप, चोटों वाला हिस्सा जो है। देखिएगा, इसमें कई चोटें हैं, इसके कुल 6 चोटें इन लोगों ने दिखाई है। हाँ, एब्रेजन दिखाया 6 चोट जो साइड ऑफ द फर्स्ट एवर द ट्रिबुला, जो क्यूनी के पास उसकी चोट लगी है। हाँ, एब्रेजन दिखा रहे हैं। हाँ, जबकि उसको गोली वहां लगी है उसके पास। एक एब्रेजन दिखा रहे हैं, ये 6 इंटू इतना एब्रेजन बोन आउटसाइड द निप, क्यूनी के पास, निक के पास। एक दिखाए हैं इन लोगों ने 2 इंटू इतना सिग्नेचर ऑफ द लेफ्ट साइड मिडिल एक्सपेंडेड फ्रॉम द ह्यूमन मैरिज इवेंट। हाँ। और तीसरी चोट इन लोगों ने जो 30 नंबर में साइज दिखाए 5 इंटू 5 इतना दिखाए सब। हाँ। तो अगर गोलियां ही उसको लगी थी सर, हाँ। तो गोलियों के निशान, एब्रेजन खरोच कैसे आ गया? हाँ, उसकी हाँ। बात। तो ऐसे में इस एनकाउंटर को लेकर के एक नहीं बल्कि कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि जिस तरह से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, जिस तरह से डिप्टी एसपी डीके शाही और उनकी टीम दिखाई पड़ी थी मौके पर, डिप्टी एसपी जिस तरह से दिखाई पड़े थे, चप्पल में दिखाई पड़े थे, वो बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी अगर कराई गई है, और जैसा कि दावा किया गया है कि वो कराई गई है और वो कराना ही होता है, तो वो वीडियोग्राफी कहाँ है? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट को इतने लंबे समय तक सामने क्यों नहीं आने दिया गया? इसको क्यों अंदर खाने में रखा गया? सवाल ये भी है कि मंगेश यादव के पास से अचानक से हथियार कहां से आ गए? सवाल ये भी है कि मंगेश यादव उसी सुल्तानपुर में, उस जगह से जहां चोरी हुई है कुछ किलोमीटर की दूरी पर क्या कर, जहां डकैती हुई थी उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर क्या कर रहा था? सवाल ये भी है कि पुलिस कितनी बार गई मंगेश यादव के घर, कितनी बार गई? और मैं आपको बताऊं, जीडी भी है बाकायदा, और जीडी में इस बात की एंट्री पुलिस ने की है कि वो कितनी बार गई है। और ये बात सामने आई है कि वो 5 सितंबर से पहले भी मंगेश यादव के घर गई है, जो मंगेश यादव घर वाली ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वहां पर आई थी, उसकी भी एविडेंस सामने आ गए हैं। तो ऐसे में ये सारी बातें जो सामने आई हैं, और इसमें एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का ऑर्डर किया गया था, उसका भी एक बड़ा प्रश्न है कि इस मामले में जो जांच हुई है उस जांच के फैक्ट क्या हैं। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या इस मामले की वाकई निष्पक्ष जांच हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? और क्यों नहीं इसकी एक निष्पक्ष जांच हो, एक ऐसी जांच हो जिस पर कि सबका यकीन हो, जिसमें कि न्यायिक प्रक्रिया के विद्वान शामिल हों। और इस मामले का सच आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यूपी में एनकाउंटरों का एक बेहद ही विवादास्पद इतिहास रहा है। खास तौर पर पिछले 7 सालों की बात मैं कर रहा हूं। एक खासा विवादास्पद इतिहास रहा है। एक के बाद एक एनकाउंटर ऐसे हुए हैं जो कि सवालों के घेरे में हुए हैं, और उन सवालों का जवाब मिलने के लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह के मामलों का सच सामने आए। तो ये मंगेश यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इससे जुड़े और भी तमाम पहलू हम लगातार कवर करते रहेंगे। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको वो सारी खबरें यहाँ मिलेंगी जो लीक से हटकर हैं और जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यहीं मिलेंगी।